नमस्कार। मैं फिर से लाइव हूँ इंस्टाग्राम में और मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ कि यूट्यूब में जो कमेंट्स आए हैं उनका जो क्वेश्चंस हैं वो लेने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर, क्या पीरियड ना आने की वजह से बॉडी में कुछ डिस्टरबेंस होते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये जो क्वेश्चन है कि पीरियड ना आने से, बॉडी में कुछ डिस्टरबेंस होते हैं? ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि मेरा पीरियड नहीं आया और मेरे पीरियड नहीं आने के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, मेरा गर्मी ज़्यादा लगने लगा है और ब्लोटिंग होने लगा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है महिलाओं के लिए, जब उनका पीरियड रेगुलर चल रहा हो और अचानक नहीं आ रहा हो। अब पीरियड क्यों नहीं आ रहा है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कारण पीरियड यदि नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें एंड्रोजेनिक चेंजेस आएंगे, मेल हार्मोन बढ़ेगा। यदि लो एएमएच वाले हैं तो वो, यदि पीरियड नहीं आ रहा है, गैप ज़्यादा हो रहा है, तो वो मीनोपॉजल सिम्टम देगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी एज कितनी है, आपका एएमएच कितना है और आपका बाकी एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है। बट ये डेफिनेटली देख लेना चाहिए कि यदि पीरियड नहीं आ रहा है तो पीरियड, बॉडी में कई चेंजेस होने से भी पीरियड डिस्टर्ब होता है और पीरियड डिस्टर्ब होने से भी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं। सर, मिनिमम और मैक्सिमम कितने एमएम का फॉलिकल साइज होना चाहिए जिससे एक हेल्दी बेबी हो? ये एक रिलेटिव क्वेश्चन है। ऐसा भी देखा गया है कि 17 मिलीमीटर में भी बेबी अच्छा हुआ है, 24-25 मिलीमीटर में भी अच्छा बेबी हुआ है। एक ये भी स्टडी की गई है, फर्टिलिटी स्टर्लिटी में थोड़ा दिन पहले आई थी, कि जो साइज़ ऑफ द फॉलिकल है उस साइज़ ऑफ द फॉलिकल से एक का क्वालिटी भी निर्भर करता है। तो जो 18-19, अब डिपेंड करता है कि कितने अंडे बन रहे हैं। ज़्यादा बन रहे हैं तो कम साइज़ में भी ठीक हो सकता है, कम अंडे बनते हैं तो हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा मिलीमीटर तक ले जाते हैं। सर, यूनिकॉर्नेट यूट्रस में ट्विंस प्रेगनेंसी पॉसिबल है? एक्चुअली ट्विंस होने के लिए यूनिकॉर्नुएट और नॉर्मल यूट्रस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ट्विंस होने के लिए फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, दो फर्टिलाइज हुए कि नहीं, एक ही फर्टिलाइज होकर डिवाइड हो गया, ये यूनिकॉर्नुएट में भी हो सकता है, बाइकॉर्नुएट में भी हो सकता है। तो ऐसा आप कुछ को ये नहीं बोल सकते कि यूनिकॉर्नुएट है तो एक ही बच्चा ठहरेगा। बट यूनिकॉर्नुएट में यदि ट्विंस प्रेगनेंसी ठहरती है तो डेफिनेटली जगह कम होने के कारण एबॉर्शन होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। सर, क्या पीसीओडी में लेट्रोजोल लेने से नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेट्रोजोल वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रीटमेंट है नाउ डेज। पहले क्लोमिफेन साइटेट देते थे। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल फॉलिकल यदि बनते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का थोड़ा खतरा रहता है नेचुरल प्रेगनेंसी में भी। सर, मेरी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, इंजेक्शन से ठीक हो गई थी, ऑपरेट नहीं करना पड़ा। अब मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ तो नहीं हो रहा। एक्चुअली ये ना, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये एक अच्छी बात है कि ये जो ट्यूब में जो प्रेगनेंसी फंस गई, अब ये ट्यूब या तो आप काट के निकाल दो या खुद फट जाए, या फिर आप उसको इंजेक्शन दे के सुखा दो, या फिर यहाँ पर एक निक लगा दो तो इसको ये बाहर निकाल लो, सेल्पिंगोटमी बोलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के तरीके हैं एक्टोपिक को देख करने का। अब ये एक्टोपिक हुई क्यों? क्योंकि ये जो भीतर की जो लाइनिंग है ये यदि अच्छी नहीं है तो यहाँ पर ये स्पर्म तो चला जाता है, पर जो यहाँ पर इसको भ्रूण बनाता है उस भ्रूण को जब ये वापस आता है तो यहाँ कहीं फंस जाएगा। अब फंस गया तो क्यों फंसा? ट्यूब की क्वालिटी ख़राब है इसलिए। अब आप इंजेक्शन से इसको सुखा दीजिए, ठीक कर दीजिए, अब जो ट्यूब बचेगी वो बचेगी तो वैसे ही। तो ऐसे केसेस में यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो ये ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको ट्यूब में प्रेगनेंसी होने का खतरा फिर से है, वो ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली एक्टोपिक होने का रीज़न यही है कि ट्यूब की क्वालिटी, भले ही वो खुली हो, ट्यूब की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो ये प्रेगनेंसी फिर से एक्टोपिक हो सकती है। दूसरी ट्यूब यदि अच्छी हो तो उधर से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। बट जो ही आपका पीरियड मिस हो तो प्लीज़ ऐसे केसेस जिनमें प्रीवियस एक्टोपिक हो रखा है, शुरू में बहुत ध्यान देना चाहिए। सर, एंडोमेट्रोसिस में क्या एएमएच लेवल लो हो जाता है? एंडोमेट्रियोसिस इज़ नोन फॉर एएमएच का कम होना, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लमेटिक होती है। वो ओवरी को खा लेती है, वो ओवरी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसमें एग्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसके कारण एएमएच बहुत जल्दी फॉल होता है।
सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके चैनल आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।